चलिए, तो आज का लेक्चर है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व अवयव या फिर भूचुंबकत्व तत्व, है ना। तो पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म का काउज सीखे थे कि किसके कारण अर्थ का मैग्नेटिज्म है ना। अर्थ के पास जो चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसका कारण क्या क्या है? 2-3 कारण देखे थे। अच्छा, फैक्ट क्या क्या है वो भी हम लोग सीखे हैं। वहां पे हमने ये भी सीखा था कि अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, वो दोनों के बीच एंगल कितना होता है? 11.3 डिग्री। यानी कि दोनों एक ही एक्सिस पे नहीं है, बल्कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ कोण पर झुके हुए हैं। तो आज हम इस एलिमेंट में 3 चीज पढ़ने वाले हैं। पहला तो है दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरा नंबर में है एंगल ऑफ डीप, और तीसरा नंबर में है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता क्या है? तो उसके लिए हम अर्थ का फिगर बनाते हैं। मान लो कि यह अर्थ है और ये जो है भौगोलिक एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्लियर यहां तक के? अब दूसरा जो होता है मैग्नेटिक एक्सिस जो होता है, वो कुछ ना कुछ एंगल पे रहता है ना। और वो लगभग कितना एंगल पे होता है? 11.3 डिग्री एंगल पे। ये क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते किसको हैं? तो आंसर है कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच बनने वाले कोण को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। ये मैग्नेटिक एक्सिस है। मेरिडियन जो है एक प्लेन होता है, एक तल है, एक वर्टिकल प्लेन होता है, उसी को हम मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन कैसे बनाएंगे? तो हम अर्थ के किसी एक पॉइंट पर जाकर के, किसी भी एक पॉइंट पे जाके, मान लो कि हमको इस पॉइंट पे मेरिडियन फाइंड करना, तो इस पॉइंट पे जाकर के हम एक प्लेन खींच लेंगे, वर्टिकल प्लेन, है ना। ऐसे यहां पे गए और एक प्लेन खींचे, तो ये प्लेन जो होगा, उस प्लेन को हम क्या कहेंगे? इस प्लेन को हम मेरिडियन कहते हैं, यामयोत्तर। क्या कहा जाता है? मेरिडियन, मेरिडियन, यामयोत्तर। ठीक है। अगर हम ज्योग्राफिकल एक्सिस पे जाकर के खींच रहे हैं तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा, मैग्नेटिक एक्सिस पे जाकर के खींच रहे हैं तो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। या फिर किसी मैग्नेट को लटका दें और उस लटके हुए मैग्नेट, जैसे ये मैग्नेट है, इसको लटका दिए हम और इस मैग्नेट के एक्सिस से होते हुए एक वर्टिकल प्लेन खींचे, मतलब ये काल्पनिक होता है, दिखता नहीं है, एक काल्पनिक वक्र होता है, काल्पनिक प्लेन होता है, उसी को हम मेरिडियन कहते हैं। जैसे ये मैग्नेट, यहां से एक वर्टिकल प्लेन ले लिए, ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। काल्पनिक बस हमने यहां से यहां तक के एक इमेजिन किया, एक जैसे वक्र, जैसे बल रेखाएं होता था, चुंबकीय बल रेखाएं। क्या क्या गुण है? हाँ बोलो ना, 2 बल। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं भी एक तरह का काल्पनिक रेखा होता है। ठीक है। तो वो गुण नहीं, वो काल्पनिक है। गुण उसका क्या है कि जैसे 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, है ना। उसके बाद और भी क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती है, ये उसका प्रॉपर्टीज है। लेकिन ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो उसको हम फील कैसे करते हैं? तो किसी मैग्नेट को जब किसी मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो देखते हैं अट्रैक्शन हो रहा या फिर रिपल्सन हो रहा। तो जिस डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है, उस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? एक लाइन खींचना शुरू कर देते हैं और उस लाइन को वेक्टरली मिलाते हैं, तो वो हमको क्या मिलता है? चुंबकीय बल रेखाएं शुरू करता है। तो उसी तरह से ये जो प्लेन है, एक तरह का इमेजनरी प्लेन है। इसको बस ऐसे मैंने मान लिया कि यहां पे मैग्नेट है और यहां से एक प्लेन हम लिए, तो इस प्लेन को क्या कहेंगे हम?
मैग्नेट से ले रहे हैं तो मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। ज्योग्राफिकल ले रहे हैं, पृथ्वी के किसी भी एक पॉइंट पे गए, यहाँ पे खड़ा हुए जाकर के और यहाँ से हमने एक लाइन खींच लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। यहाँ पर से खींच लिए लाइन, मैग्नेट से खींचे, मैग्नेटिक मेरिडियन। और उस दोनों पॉइंट के बीच, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं कि ये जो है मैग्नेटिक एक्सिस है, इससे हम एक प्लेन लिए, ठीक है, एक प्लेन ले लिए। अब ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इससे एक प्लेन लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, एक समतल, एक प्लेन हम लिए ज्योग्राफिकल से और एक प्लेन लिए हम मैग्नेटिक से। अब मान लो कि ये दोनों पॉइंट जो है कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, उस पॉइंट पे दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, मान लो यहाँ पे एंगल अल्फा बनता है। कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा। तो इस अल्फा को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो अर्थ के किसी भी पॉइंट पे जाकर के मैग्नेटिक मेरिडियन लिए और ज्योग्राफिकल मेरिडियन लिए, और दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहेंगे, दिक्पात का कोण कहते हैं। तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है। लिख लो। कौन, ये अल्फा का मान नहीं, फिक्स कैसे रहेगा, हर जगह पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग अलग रहेगा। लिखना, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। इसको ज्योग्राफिकल मैप से समझते तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता, बट यहाँ पे मैप का सुविधा तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि हर जगह पे ये अलग अलग होता है और हमको ज्योग्राफिकल एक्सिस से लेना है। जैसे हम कोई भी पॉइंट लिए, उस पॉइंट पे हम मेरिडियन बनाएंगे, तो वो मेरिडियन ज्योग्राफिकल एक्सिस से होना चाहिए, और वो हो सकता है ज्योग्राफिकल एक्सिस उस डायरेक्शन में हो, तो वहां से हमको प्लेन खींचना पड़ेगा। कभी इस डायरेक्शन में, हम कहाँ पे हैं अभी, ये तो मैप से ही पता चलेगा ना कि हम किस लोकेशन पे हैं, वहां पर से ज्योग्राफिकल एक्सिस कितने दूर पे है, मैग्नेटिक एक्सिस कितने दूरी पे है ना। तो इसलिए मैप से, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि अर्थ के किसी भी पॉइंट पे जाकर के हम एक प्लेन खींचेंगे, वर्टिकल प्लेन लेंगे, वो क्या कहलाएगा, मेरिडियन कहलाएगा, है ना। ज्योग्राफिकल एक्सिस से लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और मैग्नेटिक से लेंगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन। और उस पॉइंट पे दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाएगा। क्लियर यहां तक के। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो गया, और इसका मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। ये भी आप पॉइंट बना करके नोट कर लो। हाँ, इसका मान अलग अलग बिंदुओं पर, इसका मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। इसका मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। हो गया यहां तक। तो ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्लियर हो गया। अब एंगल ऑफ डीप चलते हैं। एंगल ऑफ डीप किसको कहेंगे, तो नमन या नति कोण जो होता है, कि अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली लटका दें, ठीक है, जैसे ये मैग्नेट है और इसको हम फ्रीली ग्रेविटी के अंडर ग्रेविटी में इसको हम लटका दिए, और लटकाने के बाद हम लोग को पता है कि हम किसी भी चुंबक को लटकाते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकता है। तो वैसे हम जब इस मैग्नेट को लटका दिए फ्रीली, तो किसी न किसी डायरेक्शन में जाकर रुकेगा। कहीं पर ये ऐसे जाकर के रुकेगा, तो कहीं पर ये ऐसे जाकर के रुकेगा साउथ नॉर्थ में, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एकदम सीधा आके रुका। कभी ये ऐसे,
तो कहीं पे ऐसे जा करके, कहीं पे और ज़्यादा खड़ा रहेगा, है ना। और ये है, ये मैग्नेट का मतलब प्रॉपर्टीज है। और अर्थ मैग्नेटिज्म के साथ में इसका अट्रैक्शन रिपल्सन जो होता है वो ये गुण भी दिखाता है कि कहीं पे ऐसे जा रहा है, कहीं पे ऐसे जा रहा है, कहीं पे और ज़्यादा खड़ा हो गया, कहीं पे एकदम प्लेन भी हो गया, कहीं पे एकदम स्ट्रेट हो गया। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे वो स्ट्रेट हो जाएगा और कहाँ कहाँ पे एकदम वर्टिकल हो जाएगा, कहाँ पे एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और कहाँ पे एकदम वर्टिकल हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी मैग्नेट को लटकाते हैं तो मान लो ये ऐसे लटका हुआ, ठीक है, तो इसके एक्सिस और हॉरिजॉन्टल, अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उस पॉइंट पे दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डीप कहेंगे। जब किसी मैग्नेट को फ्रीली लटकाते हैं तो उस मैग्नेट के मैग्नेटिक एक्सिस एवं पृथ्वी के क्षैतिज भाग को, है ना, या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ में जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, नमन या नति कोण, एंगल ऑफ डीप कहते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लो इसका। हाँ, एंगल ऑफ डीप का लिखना, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है जब किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है तो क्षैतिज के साथ वह जो कोण बनाती है तो क्षैतिज के साथ वह जो कोण बनाती है उसे एंगल ऑफ डीप कहते हैं। क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे एंगल ऑफ डीप कहते हैं। उसे एंगल ऑफ डीप कहते हैं। हो गया। तो जैसे हम मान लो कि एक मैग्नेट को फ्रीली लटकाएं, जब ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल है, और इसको हम फ्रीली लटका दिए, ठीक है। तो जब हम फ्रीली लटकाएं इसको तो इसका जो ये एक्सिस है, ये जो एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल जो है, ठीक है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, उस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल है और ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो दोनों के बीच जो एंगल होगा उसी एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डीप। जैसे एक मैग्नेट है, इसको लटकाएं तो ऐसे जाकर के बांध दिए हम, तो उस पॉइंट पे जाकर के मैग्नेट ऐसे शो कर रहा था, तो ये एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल दोनों के बीच का एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डीप कहेंगे, है ना। जैसे हम ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम पैरेलल लाइन खींचेंगे वहां से तो हॉरिजॉन्टल शो कर जाएगा, तो एंगल ऑफ डीप कहलाएगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डीप कहलाता है। मैग्नेटिज्म इन मैटर। चलिए, हो गया यहां तक के। तो एंगल ऑफ डीप। अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मान लो कि एक मैग्नेट है, यहां पे मैग्नेटिक नीडल लेते हैं, और ये मैग्नेटिक नीडल को सपोज हमने फ्रीली लटका दिया, ठीक है। तो जब फ्रीली लटकाएं इसको तो ये मैग्नेटिक नीडल का एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, और ये जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्या है इसका हॉरिजॉन्टल, और ये इसका क्या है, मान लो वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो जो एंगल बनाएगा उसी एंगल को, ये थीटा एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डीप कहेंगे। जब किसी मैग्नेट को फ्रीली लटका दिए, लटकने के बाद हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा
उस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डीप कहेंगे। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को समझना है, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, किसी पॉइंट पर अर्थ मैग्नेटिज्म का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर लिया है। तो ये मैग्नेटिक नीडल है, यहां पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये जो मैग्नेटिक नीडल है, सपोज इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना है, बी है, ठीक है, वो कितना है, बी। और ये बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, एच। इस एच को हम बी एच नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिए, बी एच। ये अर्थ का मैग्नेट है। जब हम किसी मैग्नेट को लटका दिए और वो जिस डायरेक्शन में रुकेगा जाकर के उस पॉइंट पे वो अर्थ मैग्नेटिज्म का रिजल्टेंट वैल्यू हमको देता है। तो ये रिजल्टेंट वैल्यू मान लें हम कि इस पॉइंट पे अर्थ मैग्नेटिज्म का रिजल्टेंट वैल्यू कितना है, बी। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, बी एच, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है इसका, बी भी। अब बी भी, बी एच, थीटा और बी, ये चारों में हम रिलेशन बनाएंगे और उसी रिलेशन को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। तो आप इस फिगर को पहले सही से कंप्लीट कर लेना। चलिए, तो इस स्थान पे अर्थ मैग्नेटिज्म को हम दो भाग में वियोजित किए हैं। एक है बी एच और दूसरा क्या है, बी भी। ये एच जो है, एच का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बी एच है और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो बी भी है ना। चलिए, तो हम बी एच को लिख सकते हैं, बी एच बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा। बी एच बराबर क्या होगा, बी कॉस थीटा। और अगर हम बी भी का वैल्यू लिखें तो बी भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। बी भी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट। हम लोग पढ़ा है, वेक्टर में पढ़े थे हम लोग कि अगर किसी भुजा पर कोण बनी हो तो जिस भुजा पे कोण बनी रहती है उसका मान हमेशा कॉस में, और उसके जो परपेंडिकुलर होता है उसका मान हमेशा किस में रहता है, साइन में रहता है। तो बी एच बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और बी भी बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। अगर इसको हम इक्वेशन मान लें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, और दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग करके जोड़ दें, दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों समीकरण को क्या किया, हम स्क्वायर कर दिए। इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो बी एच का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो बी भी का स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर देखेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। यहां पे देखेंगे तो बी कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। जब हम स्क्वायर तोड़ेंगे वहां से तो बी स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर बी साइन थीटा का तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक है क्लियर। अच्छा, यहां पे देख रहे हैं बी स्क्वायर दोनों जगह पे है, तो बी स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो बच गया क्या यहाँ पे, सिर्फ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। यहां से अगर हम b का वैल्यू फाइंड कर लें तो अंदर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर, ये b का वैल्यू मिल जाएगा। b क्या है यहां पे, तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, उसी पॉइंट पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, उसी पॉइंट पे अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। यानी वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच है और रिजल्टेंट कितना है, बी है ना। इसी को हम दो भाग में बांटे हैं। अच्छा, इसी में अगर हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के साथ रिलेशन बनाएं, थीटा के साथ अगर हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करने पर,
सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। तो सेकंड क्या है यहाँ पे बी भी बाई फर्स्ट क्या है यहाँ पे बी एच। तो सेकंड क्या है यहाँ पे बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, बी ने बी को मार दिया है ना, तो बच गया कौन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या देगा टेन थीटा देगा, टेन थीटा। अच्छा थीटा क्या है यहाँ पे कौन सा कोण है नमन या नति कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बी भी क्या है यहां पे बी भी क्या है वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक। बी एच क्या है यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी एच क्या है यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बी भी क्या है यहां पे वर्टिकल। बी भी जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है, बी एच क्या है यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ये ऊर्ध्वाधर घटक और ये क्षैतिज घटक है ना। थीटा क्या है यहां पे एंगल ऑफ डीप, नमन या नति कोण। चलिए छाप लीजिए। चलिए तो दो फार्मूला है मेरे पास, एक था tan थीटा बराबर क्या है बी भी बाई बी एच और एक b बराबर क्या अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर है ना। अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके जरूर बनाना अपने से। चलिए तो क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक दो इंटू 10⁻³ टेस्ला है, या फिर -3 ले लो, 2 × 10⁻³ टेस्ला है। यदि उस स्थान पर नमन कोण नमन कोण 30 डिग्री हो तब ऊर्ध्वाधर घटक का मान बताएं। क्वेश्चन क्या है कि किसी स्थान पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक 2 × 10⁻³ टेस्ला है और उस स्थान पे नमन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो उस स्थान पे ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो क्या कर रहा है क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक को किससे लिखते हैं बी एच से लिखते हैं। बी एच बराबर कितना दिया हुआ 2 × 10⁻³ टेस्ला। अच्छा एंगल कितना दिया हुआ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमसे क्या पूछा गया वर्टिकल कंपोनेंट बी भी इज इक्वल टू व्हाट। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा बराबर बी भी बाई बी एच, ये होता है फॉर्मूला ना। थीटा का वैल्यू कितना हुआ कितना दिया हुआ 30 डिग्री, बी भी निकालना है, बी एच कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ tan 30 का मान 1/√3 इंटू 2 × 10⁻³ ये इधर आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे बी भी, 2 इससे मल्टीपल होगा 2 × 10⁻³ टेस्ला। ये किसका हो गया वैल्यू बी भी का वैल्यू हो गया। चलिए उतार लीजिए।
अच्छा, किस किस स्थान पे नमन कोण क्या होगा, एक दो लोकेशन है उसको देखते हैं। नमन कोण क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का कोण, जब किसी मैग्नेट को फ्रीली लटकाते हैं तो दोनों के बीच का कोण नमन कोण कहलाता है। तो जैसे कि देखो इधर कि मान लो अर्थ है, तो अर्थ के किसी दो पॉइंट पे मैग्नेट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ परपेंडिकुलर आ जाता है ना, यानी कि वर्टिकली हो जाता है, वर्टिकली सीधा हो जाता है। जैसे हम मान लो ये अर्थ होता है, एक ग्लोब है, अगर सपोज ये ग्लोब है, तो हम जैसे जैसे मैग्नेट को लेके जाते हैं तो ये धीरे धीरे करके झुकते चला जाता है, और जब एकदम पोल पे पहुंचते हैं तो ये मैग्नेटिक नीडल सीधा खड़ा हो जाता है। जैसे अगर ये ग्लोब रहता है तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे खड़ा हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल जो है ये हॉरिजॉन्टल, ये क्षैतिज है, और मैग्नेटिक नीडल आकर के ऐसे खड़ा हो जाता है पोल पे, ध्रुव पे, है ना। तो एंगल कितना बनाया 90 डिग्री, यानी कि मैग्नेटिक नीडल ऐसे खड़ा होगा तो मैग्नेटिक एक्सिस भी क्या रहेगा सीधा, और हॉरिजॉन्टल का मीन्स ये वाला सरफेस, तो दोनों के बीच एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो पोल पे, चुंबकीय ध्रुव पे या फिर पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। अच्छा, इक्वेटर पे कैसा होता है, निरक्ष पे कैसा होता है, तो निरक्ष पे ये मैग्नेटिक निडल जो है हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ठीक है, ऐसे लेके जा रहे थे हम, यहां पे लेके गए तो ऐसे ऐसे झुकते चला गया, जब वापस लेके आएंगे तो ऐसे सीधा आता है, और एक ऐसा स्थान पे, किसी एक ऐसे लोकेशन पे मैग्नेटिक निडल ऐसे सीधा हो जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ। अगर ये अर्थ होता है ऐसे, ठीक है, या फिर ये अर्थ है तो ये मैग्नेटिक निडल ऐसे आकर के सीधा हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल आ जाता है, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल पे, इक्वेटर पे मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल हो जाता है, क्षैतिज हो जाता है, तो वहां पे एंगल बनाएगा 0 डिग्री, यानी कि यहां पे अगर मैग्नेट को देखेंगे तो ये मैग्नेट ऐसे हो जाएगा, तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। तो निरक्ष पे कितना बनाएगा, निरक्ष पर 0 डिग्री, और ध्रुव पर 90 डिग्री। हाँ, ध्रुव पर जाकर के ये सीधा खड़ा हो जाता है, और निरक्ष पे ये पैरेलल हो जाता है। तो निरक्ष पर नमन कोण का मान, नमन या नति, यानी कि एंगल ऑफ डीप, निरक्ष पर 0 डिग्री और ध्रुव पे 90 डिग्री हो जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। अर्थ मैग्नेटिज्म क्लियर हो गया। अब हम लोग मैग्नेटिज्म इन मैटर देखेंगे, मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है।